अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम आपको करियर गाइडेंस सर्विस का लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अगर आप सिंध भर के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ सिंध। आप सिंध के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हमारा जो मेनली फोकस है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो सिंध भर की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो याद रहे कि पीएमडीसी ने 30 मई 2019 30 मई 2019 को न्यू क्राइटेरिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और आज की वीडियो जो है वो उसी क्राइटेरिया, जो न्यू क्राइटेरिया जो लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है, उसी क्राइटेरिया से मुतालिक जो है वो आज हम बात करेंगे। तो याद रहे उस क्राइटेरिया में सबसे पहले याद रखें एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है मिनिमम 70% ओवरऑल इन इंटरमीडिएट प्री मेडिकल एग्जाम। आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में गौर से सुनिएगा, आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में कम से कम 70% होना जो है वो जरूरी है। याद रहे कि इस करियर गाइडेंस सर्विस रिलेटेड इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके जहन में जो भी सवालात हों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है वो आप लिख सकते हैं ताकि हम आपको प्रॉपर वे में जवाब दे सकें। और अगर आपका सवाल बहुत ज़्यादा वैलिड होगा तो इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो भी बाकायदा रिकॉर्ड कर सकें। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके जहन में जो भी सवालात हों करियर गाइडेंस के हवाले से, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिनिमम परसेंटेज 70% होनी चाहिए। अब आपको मालूम है कि इस साल लॉकडाउन की वजह से इंटरमीडिएट के एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, तो आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम फर्स्ट ईयर में कम से कम आपकी 70% होना जो है वो ज़रूरी है। और वो स्टूडेंट जिनकी 67-68% है वो मायूस ना हो। चांस है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ आपको ग्रेस मार्क्स देकर जो है वो 70% तक भी ला सके। तो याद रखिएगा ये लास्ट टाइम का जो है वो 70% का क्राइटेरिया था, तो इस बार मैं समझता हूँ 67-68% वाले बच्चे मायूस ना हो। पॉसिबिलिटी है कि एंड टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो ग्रेस मार्क्स कुछ बढ़ाते हुए आपको 70% कंसीडर कर लिया जाए। इसी तरीके से अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या है? परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे हम पीआरसी कहते हैं। कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा जिस डिस्ट्रिक्ट पर, अब कराची वाले जो होंगे उनकी पीआरसी कराची की होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है वो हैदराबाद के जो डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई कर रहा होगा उसकी पीआरसी जो है वो हैदराबाद की होनी चाहिए। तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करेगा उसकी पीआरसी वहीं की होनी चाहिए। इसी तरीके से डोमिसाइल ऑफ द फादर, अब्बू की जो है वो डोमिसाइल होनी चाहिए। डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट, जो अप्लाई करने वाला स्टूडेंट होगा उसकी भी डोमिसाइल। याद रखिएगा स्टूडेंट और फादर दोनों की डोमिसाइल चाहिए, जबकि पीआरसी सिर्फ कैंडिडेट की होनी चाहिए, पीआरसी फादर की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डोमिसाइल ऑफ मदर, मदर की डोमिसाइल की कंडीशन जो है वो दो सिचुएशन में मदर की डोमिसाइल की जरूरत पड़ सकती है। इन केस ऑफ डाइवोर्स और डेथ ऑफ अ फादर, अगर अब्बू का इंतकाल हो चुका है, फादर का इंतकाल हो चुका है, तो उसमें डोमिसाइल जो होगी उस सिचुएशन में मदर की अप्लाई होगी। इसी तरीके से अगर बचपन में ही जो है वो डाइवोर्स हो चुका है, फादर और मदर जो वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट के साथ जो है अब फादर की डोमिसाइल तो नहीं होगी। बच्चा जो है वो बचपन से ही माँ के साथ रहता है, बचपन में ही जो है वो डाइवोर्स हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में डोमिसाइल जो होगी वो मदर की होगी और साथ ही साथ डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी उसके साथ अटैच होगी। इसी तरीके से अगर फादर का इंतकाल हो चुका है तो डोमिसाइल ऑफ द मदर जो है वो अटैच होगी और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द फादर, फादर की जो डेथ सर्टिफिकेट होगी वो भी क्या होगी, इसके साथ अटैच होगी। तो ये कंडीशन समझा दी। इसके बाद जो है वो CNIC, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो NIC इज कंपलसरी। और अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी एज 18 से थोड़ी सी कम है, 17 ईयर्स और कुछ मंथ है, तो फॉर्म B जो है वो आपका होना जो है नादरा का फॉर्म B जो है वो बना हुआ होना ज़रूरी है।
अब जो है वो वेटेज की अगर हम बात करते हैं, वेटेज फॉर्मूला इस बार बहुत ही सिंपल है। याद रहे पुराना जो वेटेज फॉर्मूला था उसमें मैट्रिक के मार्क्स भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो है न्यू क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो मैट्रिक के मार्क्स शामिल नहीं करते। एफएससी की अगर हम बात करते हैं तो आपके प्री मेडिकल यानी इंटरमीडिएट के एग्जाम ओवरऑल याद रखिएगा, पहले होते थे ना साइंस सब्जेक्ट जो है वो उसके शामिल होते थे, थ्योरी के शामिल होते थे, प्रैक्टिकल के शामिल होते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इंटर के ओवरऑल मार्क्स जो होंगे वो 50% शामिल होंगे और एडमिशन टेस्ट जो एंट्री टेस्ट आप देते हो उसके मार्क्स 50% शामिल होंगे। दोनों मिलकर जो हो जाते हैं 100% और इसकी बेस पर आपका मेरिट बनेगा। तो 50% आपके इंटर के, अब जो लॉकडाउन की वजह से इंटर के एग्जाम अगर कैंसिल हो गए हैं तो 50% में आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स शामिल हो गए। इसी तरीके से एडमिशन टेस्ट, अब आपका 50% जो पूरा दारोमदार जो होगा वो आपके एंट्री टेस्ट पर होगा। एडमिशन टेस्ट आपका जितना ज्यादा अच्छा होगा वो 2 घंटे का टेस्ट आपके फ्यूचर को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। फर्स्ट 50 में आप स्कोर कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट है जिसने 80% ली है ना फर्स्ट ईयर में, तो इस 50 में से 40 नंबर उसने ले लिए। अब इस 50 में से उसे क्या करना है, इस 50 में से उसे स्कोर करना है, दोनों ऐड हो जाएंगे और उसका फाइनल मेरिट बनेगा। मिनिमम स्कोर, अब देखिएगा लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया था मिनिमम स्कोर इन एडमिशन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट में आपका कम से कम स्कोर जो है वो 60% होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस जो लास्ट टाइम का बताया था कि 200 में से 120 एमसीक्यू आपके सही होना हर हाल में जरूरी है एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन के लिए। इसी तरीके से 60% लाजमी है। और इसके बाद एग्रीगेट स्कोर, दोनों मिलाकर जो आपकी परसेंटेज बनती है ना, दोनों मिलाकर परसेंटेज आपकी एमबीबीएस के लिए 70 से ज्यादा होनी चाहिए। 70% से ज्यादा इन दोनों की, अगर इंटर के यहां अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी ने यहां जो है वो फर्स्ट ईयर में 80% लिए तो यहां 40 बना। अब यहां जो है इसके लिए जो होगा इस 50 में से उसे क्या करना होगा, 30% गेन करना जरूरी है। यानी इस 50 में से यानी उसको पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 120 एमसीक्यू सही करना जरूरी है तो इस 70% तक पहुंच सकेगा। तो एग्रीगेट स्कोर जो है आपका 70% एमबीबीएस के लिए जरूरी होना चाहिए और बीडीएस के लिए दोनों मिलाकर 60% स्कोर जरूरी है। याद रहे बीडीएस 60 एग्रीगेट दोनों मिलाकर अगर आपकी परसेंटेज अगर 60 बन जाती है तो बीडीएस के लिए आप एप्लीकेबल हो, लेकिन एमबीबीएस के लिए 70% जो है वो जरूरी है। याद रहे अबव क्राइटेरिया, ये जो हमने पूरा क्राइटेरिया जो बताया ये क्राइटेरिया किस पे अप्लाई होगा, ओपन मेरिट सीट्स। याद रखिएगा ओपन मेरिट सीट्स कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी है वो हम बहुत जल्द वीडियो में बताने जा रहे हैं, एक एक यूनिवर्सिटीज की, स्पेशली ईद की छुट्टियों में हम इन सारी चीजों को बताने जाएंगे। इसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस, जो लोकल सेल्फ फाइनेंस होता है उसके लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे स्कोरिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई होगा। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हम सेल्फ फाइनेंस फीस अफोर्ड कर लेते हैं, हम जो है वो अब्बू के पास पैसा बहुत है हम अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे क्राइटेरिया पर आपको जो है वो पूरा उतरना जरूरी है तो ही लोकल सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई कर सकते हैं। और डिसेबल कैंडिडेट्स की जो सीट है उसके लिए भी ये तमाम क्राइटेरिया जो है वो पूरा उतरना जरूरी है। अब इस वीडियो के अगले मरहले में हम ओवरसीज कैंडिडेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कैंडिडेट्स की बात हो रही है। अब पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कैंडिडेट्स दो कैटेगरी में जाकर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी और एक ओवरसीज फॉरेन नेशनलिटी, दोनों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, ओ लेवल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। आपके पास सेकेंडरी स्कूल और ओ लेवल की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ इंटर प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 70% मार्क्स। और आपके पास जो है एचएससी की हम बात करने जा रहे हैं, प्री मेडिकल में आपका स्कोर जो है वो 70% होना चाहिए, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो ए लेवल्स और ये इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है उसमें भी आपका कम से कम इक्विवेलेंट स्कोर जो होना चाहिए वो 70% होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी लास्ट 2 years फ्रॉम इंस्टीट्यूशन आउटसाइड पाकिस्तान। इस कैटेगरी में फिट होने के लिए आपकी एजुकेशन कम से कम लास्ट 2 साल की एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान से बाहर की होनी चाहिए। इसी तरीके से सेट 2 एग्जामिनेशन, इस कैटेगरी में अप्लाई करने के, देखो डोमिसाइल पीआरसी और इस कैटेगरी में नहीं चाहिए होती। इसमें जो है वो सेट 2 एग्जामिनेशन स्कोर मिनिमम 550 मार्क्स इन ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आइदर फिजिक्स और मैथ। इन तीनों सब्जेक्ट जो उनके कैटेगरी में जो वो सेलेक्ट करते हैं उनमें कम से कम 550 मार्क्स होने चाहिए। या फॉरेन एमकेट, कोई बाहर जो है वो एमकेट का एग्जामिनेशन में वो अपियर हुए हैं तो उसमें मिनिमम स्कोर 500 होना चाहिए।
वैलिड टॉफिल्स एंड आइल्स, आइल्स या टॉफिल्स के अंदर स्कोर जो है वो 500 या 5.5 जो बेल्ट होता है ये इनका होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी शुड सबमिट द प्रूफ ऑफ हिज हर फादर मदर वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान। इस कैटेगरी में वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तान की कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसके फादर या मदर पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। और ये तमाम क्राइटेरिया फॉरेन नेशनलिटी वाले पे भी अप्लाई होगी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन सिर्फ लास्ट कैटेगरी में क्या आ जाएगा, एक इजाफा हो जाएगा, पासपोर्ट विथ वैलिड वीजा। पासपोर्ट होना चाहिए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट के लिए, और इसी तरीके से पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। तो यहां जाकर ये हमने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया। याद रहे हमारा जो है वो एमकेट ईकेट का न्यू ग्रुप, हमारा एमकेट ईकेट का न्यू ग्रुप, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। और इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और याद रहे 5 जून जो है हमारे इस न्यू ग्रुप की एमकेट ईकेट की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो उससे पहले जो है वो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी मुकम्मल करवा लें जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं की। तो आज का ये लेक्चर यहाँ जाकर मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको एक एक करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की नंबर ऑफ सीट्स, फीस स्ट्रक्चर और ये तमाम चीज़ हम आपको बताना शुरू करेंगे करियर गाइडेंस सर्विस के लेक्चर में, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।